नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और उसके बाद से अब टीएमसी में खलबली मची हुई है और शपथ के बाद पहली प्रतिक्रिया टीएमसी की तरफ से भी सामने आई गई है। अभिषेक बनर्जी का एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट को टीएमसी के कई नेताओं ने भी रिट्वीट किया, जिसमें टीएमसी का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव आयोग का बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, यानी कि अब भी टीएमसी इस मैंडेट को स्वीकार नहीं कर रही है। तो टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है, क्यों बौखलाए हैं अभिषेक बनर्जी और क्यों परेशान है ममता बनर्जी, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है? पहली बार अभिषेक बनर्जी सामने आए, फिर से उन्होंने वही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण हरकत की है, बीजेपी पर भी कई सारे आरोप मढ़े हैं। देखिए, ये लोग हार मानने को तैयार ही नहीं है। दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है कि भाई 207 सीटें कोई मैनिपुलेट करके जीत सकता है। इनको नजर नहीं आ रहा है कि चारों तरफ ममता बनर्जी की बदनामी हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता आपके साथ नहीं है। और ममता बनर्जी को देखिए, आज सवेरे तक चुनाव हार गई, वो अपना चुनाव हार गई। और आप लिखी हुई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। अभी 1 घंटे पहले आपने अपना वो चेंज किया, और उसमें भी आपने किस तरीके से चेंज किया। भाई, सभ्य आदमी लिखेगा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ईयर 2011 टू 2016, जो भी ईयर है, ठीक। आपने लिखा चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल 15, 16, 17 विधानसभा। ये क्या है? विधानसभा मतलब समझ में नहीं आ रहा। और अभिषेक बनर्जी ने तो अति कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मैंडेट हम नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक सुनिए, और ये लॉजिक जो है किसी व्यक्ति को अभिषेक बनर्जी के चेहरे पे जाकर के दिखाना चाहिए कि इतना कुतर्क और इतनी सारी चीजें जो आप करते हो, ये ठीक नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है। आपने कहा कि 30 लाख, ये जो पूरा जो ढर्रा है, ये पता नहीं वो लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ये डेरेक ओब्रायन का काम होगा। तो 30 लाख वोट जो काटे गए, उस वजह से हमारी हार हो गई। अब आप ये समझिए कि जो टोटल वोट्स हैं, जो आंकड़ा है, ये भी समझ लीजिए कि इसको ये जो थ्योरी दी जा रही है, दिल्ली में बैठे पत्रकार लोग, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग, जो 30 लाख वोट्स कटे हैं, तो वो तो कंस्टिट्यूएंसीज वाइज हैं। कहां कहां कितना कटा वो विधानसभा। और अगर ये भी मान लें, पहले तो तुमको ये प्रूफ देना चाहिए कि जो 30 लाख कटे वो सब तुम्हारे ही वोटर हैं। ये बात तो बतानी पड़ेगी ना। आप इलॉजिकल बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब वो जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जितने वोट जो है वो काटे गए, तो अगर आप उसको हर कंस्टिट्यूएंसी में ये मान लें कि सारे के सारे वोटर्स जो हैं वो टीएमसी के वोटर्स हैं, तब भी कुल मिलाकर के 30 सीट ही ऐसी है कि जहां वोट कटा और जहां जो वोट का अंतर रहा वो ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे 30 लाख वोट जो है नहीं कटते और उसके बावजूद ये सारे वोटर जो आप कह रहे हो जो है नहीं कि टीएमसी को मिलता, फिर भी आप 30 प्लस जाते, फिर भी बहुमत आपके पास नहीं आती। तो मैंडेट तो वैसे भी आपके लेटर के मुताबिक भी मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जहां सबसे ज्यादा, देखिए लॉजिक कितना कुतर्क ये लोग करते हैं। दिमाग में जो है ना, इन लोगों के कूड़ा घुसा हुआ है। आप देखिए, जो 5 सबसे ज्यादा जहां नाम कटे, सबसे ज्यादा नाम जहां कटा गया, जो टॉप 5 सीट्स हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर के, वहां 5 की 5 सीटें टीएमसी जीत गई। मतलब जहां सबसे ज्यादा कटा वो टीएमसी जीत गई, और जहां सबसे कम कटा वहां भारतीय जनता पार्टी सब सीट जीत गई। और उसके बाद ये कह रहे कि कुछ 7 लाख नए वोटर्स जो है वो जोड़े गए। अच्छा, जोड़े गए तो जहां सबसे ज्यादा जोड़ा गया वहां टीएमसी जीत गई, 5 के 5 टॉप 5। और जहां सबसे कम जोड़ा गया वो 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मतलब कोई सिर पैर है आपके आर्गुमेंट का? कोई मैंने आपने ये सोच लिया है कि बंगाल की जनता मूर्ख है। अब वो जनता जाग गई है।
इसलिए आपको अब सारे लोग जो है वो दौड़ाएगी। ये सरकार बनने की अब पूरी प्रक्रिया हो गई है, ओथ सेरेमनी भी हो गई है, लेकिन अभी भी क्यों टीएमसी हार मानने को स्वीकार नहीं है? देखिए, जो टीएमसी के अंदर चल रहा है या फिर अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद अगर इन लोगों को लग रहा था कि नहीं नहीं, इस शपथ ग्रहण समारोह के विरोध में जो मैंडेट इन लोगों को नहीं मिला है, हम जबरदस्ती हरवा दिए गए हैं, तो ये बाहर में आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते, क्योंकि ये तो लाइव टेलीविजन पर चल रहा था शपथ ग्रहण की तैयारी से लेकर शपथ ग्रहण के बाद का माहौल तक। लेकिन आप अंदर बैठे हुए हो, घर में बैठकर सोशल मीडिया कर रहे हो, यानी ट्वीट करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब पहला डर तो आपके अंदर इस बात का है कि बाहर में जाकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं और वहां पर ये सारे सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है सामने से जो सवाल हमारे ऊपर उठेगा उसका जवाब नहीं है। जिस तरह की बातें डॉक्टर साहब ने कही कि अगर आपको 30 लाख वोट की बात कर रहे हैं कि वोट कटे इसलिए हम हार गए, वोट यही नहीं कटे, तमिलनाडु में भी कटे, भारतीय जनता पार्टी कहां जीत कर आ गई, वोट केरल में भी कटे, भारतीय जनता पार्टी कहां जीत कर आ गई। ये वोट कटने को लेकर या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अगर आपको सवाल उठाना है तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर उठाओ। सुप्रीम कोर्ट पर सीधे कहो कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज दिल्ली में बैठकर बंगाल पर फैसला ले रहे थे, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलो, ताकि अब मानना कि एक और मामला आपके खिलाफ दर्ज हो जाए। जो स्थिति अभी है, यानी ममता बनर्जी को डर पैदा हो गया, उनको लगने लगा है कि अगर हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर न लिखें तो चीफ मिनिस्टर को ट्विस्ट करके लिखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो जो ये ट्विटर पर अकाउंट है वो भी ब्लॉक होगा, क्योंकि सबसे पहला फैसला तो अभी तक चर्चा में यही चल रही थी कि शुभेंदु अधिकारी अब सीएम बन चुके हैं और उसके बाद ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है ममता बनर्जी का, जिसकी चर्चा हो रही थी कि ये सीएम ही लिखे जा रही हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। तो अगर ट्विटर को कंप्लेन किया जाएगा तो वो तो ये नहीं मानेगा कि ममता बनर्जी हार नहीं मान रही है, तो वो फिर भी पश्चिम बंगाल का सीएम है, उनके खिलाफ ही एक्शन होगा। और इसलिए इसके बाद फिर से ये एक्शन होगा भ्रमित करने के लिए कोर्ट के अंदर भी, और पुलिस कार्रवाई भी होगी कि भाई ये सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के आरोप में आपके ऊपर मामला दर्ज होता है। तो सबसे पहले उन्होंने ट्विस्ट कर दिया कि नहीं, पश्चिम बंगाल में हम कब कब मुख्यमंत्री रहे हैं वो बता दो। अभी मुख्यमंत्री तो ऐसे ही लिखेंगे, सीएम ही लिखेंगे, फॉर्मर शब्द नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको डिफाइन कर देंगे कि कब मुख्यमंत्री रहे थे। और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी एक कियोस्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि इतने दिन से इनएक्टिव हैं। ये सवाल उठने लगा कि डर से अंडरग्राउंड हो गया, क्या उसका वारंट निकल चुका है? अब लग रहा है कि उसके खिलाफ जो इतने मामले चल रहे हैं, अभी तो ईडी पहुंच रही है अभिषेक बनर्जी के घर तक। उसने बता दिया है कि हम कोयले घोटाले में लगभग मनी ट्रेल जो पकड़ रहे हैं अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी के करीब है। 168 करोड़, ये 20 करोड़ तो आईपैक का था, जिसको कहा गया बाद में कि 50 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो आईपैक के माध्यम से हवाला के जरिए गोवा के चुनाव में भेजा गया, बाहर भेजा गया। लेकिन 168 करोड़ रुपया जो रुचिरा बनर्जी के माध्यम से ये सेल कंपनियां जो कोलकाता में काम करती है, उन लोगों ने ये लंदन में और बैंकॉक में भेजा, उसके करीब पहुंच गए हैं। यानी ईडी भी दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तो डर तो अंदर से है कि अभी कोलकाता पुलिस हमारे पास नहीं है, बाहर निकलकर अगर हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो सीधे पकड़कर अंदर कर देगी। इसलिए अभी सोशल मीडिया खेल रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये भी खेलना बंद कर देंगे। बिल्कुल, और यही है कि अगर बीजेपी के अलावा कहीं दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा हो जाता है, एसआईआर की प्रक्रिया की तारीफ होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सब कुछ बेकार है, ऐसा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कह रही है। लेकिन ये डर किस बात का है कि सरकार बन चुका है, शपथ हो चुका है, अब एक्शन और कार्रवाई होगी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या तमाम टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, उस एक्शन का ही डर है ये? देखिए, ये एक्शन का तो डर बहुत ज्यादा है। वो हमेशा मोदी से लड़ते हुए इसलिए दिखना चाहते हैं कि कल वो गिरफ्तार हो तो ये कहे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। आप देखिए, सबसे ज्यादा अभी ये लोग जो है रोज कुछ ना कुछ मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे, और वो दिखाने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि देखो हम मोदी के से सवाल पूछते हैं, इसलिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे पीछे जो एजेंसी छोड़ दी गई है, हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर कब कार्रवाई होगी तो ये कहेंगे देखो जो केजरीवाल कहता है नहीं,
कि अभी आज संजीव अरोड़ा के घर में हुआ तो वो कह रहा है कि देखिए ये जो है वो इसलिए किया गया कि तुम बीजेपी में क्यों शामिल नहीं हुए। ये इस तरह का एक नैरेटिव, देखिए चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। वो आदमी बड़ा मुश्किल में होता है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। ममता बनर्जी सीखना नहीं चाह रही। ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि एग्रेसिव नेशनलिज्म। अच्छा, आपको देशभक्ति से प्रॉब्लम है, आप ये लिखो भाई कि हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, हमको देशभक्ति से प्रॉब्लम है, हमको दुर्गा माँ से प्रॉब्लम है। एक कोई भी ऐसी चीज जिसमें हिंदुत्व के जो प्रतीक चिन्ह है वो नजर आने से मेरा दिमाग पागल हो जाता है, हम जो है सुध खो देते हैं। आप यही काम करने के लिए, इसी वजह से आपको जनता ने दरकिनार किया। आप जीत रही हैं कहाँ? जहां मुसलमान हैं, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहां मुसलमान 20% से कम है। कितनी सीटें आप जीत पाई? वहां आपकी पार्टी जीती नहीं। मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में आपने हिंदुओं को नाराज किया, इसलिए आप हारे। इस सत्य को आपको स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 में स्वीकार किया था कि वी बिकेम, भाई एंटोनी रिपोर्ट ने साफ साफ सोनिया गांधी को यह बताया कि वी वर आइडेंटिफाइड लाइक अ मुस्लिम पार्टी, इसलिए हम लोगों की हार हुई है। ये एंटनी साहब ने कहा था। आपके यहाँ कोई एंटनी नहीं है, वहाँ सब जो है अकबर जी बैठे हुए हैं, है ना। इसलिए दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी वो स्वीकार इसलिए नहीं कर रही है। दो कारण, एक तो उनका प्लान गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा कि जब कार्रवाई होगी, जब हथकड़ियाँ लगेगी, तब ये कह सकेंगी कि हम मोदी पे सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। स्वीकार तो फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी हार स्वीकार करेगी। अभी तक नहीं किया तो वो आगे क्या करेगी? लेकिन क्या आगे अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है? देखिए, अब तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का इनका सपना टूट गया। अब ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की जो कोशिश कर रही है, ये नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद, और ये आक्रामक राष्ट्रवादी बनेंगी। ये आक्रामक राष्ट्रवादी तब बनेंगी जब राष्ट्र की बात करेंगी। ये तो पश्चिम बंगाल के बाहर की बात आज तक की नहीं है, ये राष्ट्र की बात से तो कोसों दूर रही हैं। हमेशा पश्चिम बंगाल को ऐसे बना कर रखा कि वो एक अलग ही देश है। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या कहा? एनआरसी की बात करते हुए इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, यहां तक कि यूएन को भारत की इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। ये इंटरफेरेंस अगर यूएन से करवाने की कोशिश कर रहे हो, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवादी की बात नहीं है, ये बात कर रही हैं कि अब हम ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगेंगे, और प्रोटेस्ट इस लेवल पर होगा कि वो हिंसात्मक तक हो जाए। ये मुसलमानों को फिर से उकसाएंगी कि वंदे भारत पर पत्थर मत फेंको, अब बम भी फेंको। ये कहेंगी कि अब रेलवे की पटरियां उखाड़ो, क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं है। ये बात करेंगी, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगी कि अब दंगा फैलाओगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, हम बदनाम नहीं होंगे। जब इनके शासन काल के समय पुलिस चुपचाप बैठी रहती थी और ये दंगाई सामने निकलते थे, उस समय तो कम से कम ये थोड़ा सख्ती बरत लेती थी, अपने समर्थकों को समझा लेती थी कि हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। अब वही मोड में ये जाना चाहती है कि कम्युनिस्टों के समय जिस तरीके से ये नक्सलवादी हुआ करते थे, ये दो मोर्चे पर लड़ता, एक नक्सलवादियों का वो ग्रुप जो कि धमकियां देता था, और एक कम्युनिस्टों का ग्रुप जो कि डेमोक्रेसी की बात करता था। ममता बनर्जी का आगे की प्लानिंग तो जैसे लग रहा है वही है। ये किसी न किसी तरीके से अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगी, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसकी छवि धूमिल हो और आगे की इनकी राजनीति किसी तरीके से बच जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो आज शुभेंदु अधिकारी ने शपथ भी ले लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ममता बनर्जी हार स्वीकार नहीं कर रही है। टीएमसी की तरफ से बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और चुनाव आयोग से लेकर कई सारे मुद्दों का जिक्र कर उन्होंने भी हार स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे टीएमसी कौन सा नया पैंतरा अपनाती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। Thank you.